नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशन एकेडमी में। दोस्तों, हमने जो है अपने पिछले क्लासेस में कवर करी थी कि जो भारतीय के संविधान की भाग 3 जो कहती है अपनी मौलिक अधिकार के बारे में बात करती है। इसमें से जो अपने 6 तरह के अधिकार थे और जो 6 तरह के अधिकार थे उनमें से हमने पहला अधिकार अपना शुरू करी थी कि कौन अधिकार थी, तो राइट टू इक्वलिटी मतलब समानता का जो अधिकार था उसे हमने शुरू कर दी थी। और समानता का अधिकार आप लोगों को पता होगा कि इसमें आर्टिकल आते हैं, अनुच्छेद आते हैं 14 से लेकर के 18 तक। अब आउट ऑफ दिस 14 to 18 आर्टिकल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस आर्टिकल नंबर 14 अलोंग विद आर्टिकल नंबर 15, जो हमने इन दोनों अनुच्छेद में से जो है हमने प्रीवियस क्लास में पिछले क्लास में अनुच्छेद नंबर 14 और अनुच्छेद नंबर 15 14 और 15 नंबर आर्टिकल जो है हमने कवर कर ली थी अपने पिछली क्लासेस में। और आज की जो क्लास होने वाली थी उससे अगली होने वाली थी। ठीक है दोस्तों, तो आज की जो क्लास है हम शुरू करते हैं अपनी टॉपिक आर्टिकल नंबर 16 से, यानी कि अनुच्छेद नंबर 16 से। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 16 से हम शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 16 देखिए बेसिकली कहता क्या है कि यहाँ पर जो है सभी को क्या है कि अपॉर्चुनिटी का अधिकार होना चाहिए। किसके विषय में लेकर के, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसके विषय में लेकर के, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसके विषय में लेकर के जो है सभी को क्या अपॉर्चुनिटी का जो है अधिकार होना चाहिए। इसके बारे में बात करता है अपना आर्टिकल नंबर 16। अच्छा, यह आर्टिकल नंबर 16 भी आपको देख करके कुछ याद आ रहा है कि ये स्पेशल आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन कैंडिडेट, इंडियन सिटीजन्स के पास ही है, अप्लीकेबल ओनली फॉर इंडियन, अप्लीकेबल ओनली फॉर किसके लिए, तो इंडियन सिटीजन्स के लिए। आप लोगों को याद होना चाहिए, हमने आपको पिछली क्लासेस में ही बता दी थी, पर एक दिन पहले वाले क्लासेस में, कि आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है इसके बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास इन सब का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 16 नंबर जो कहता है हमको कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसका अधिकार सबको होना चाहिए और समान रूप से होना चाहिए, इसके बारे में बता रहा है। और ये भी सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास ही इसका अधिकार है इस आर्टिकल का। अच्छा चलिए, अभी इसके कुछ सब क्लाउजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं, लाइक 16(1) की, जैसे हमने पिछले में बात करी 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(6), उसी तरह से हम इसमें भी बातें करेंगे इसके सब क्लाउजेस में 16(1). तो 16(1) क्या कहता है, 16(1) क्या कहता है, तो 16(1) भी कहता है कि किसी भी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसके बेसिस पे, तो कुल 7 पॉइंट्स हैं, उन सब बेसिस पे जो है किसी भी प्रकार से किसी भी के साथ भी जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। पॉइंट्स क्या क्या है, आपका पिछला ही पॉइंट हो गए 5, रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रेट, प्लेस ऑफ बर्थ, और छठा हो जाता है अपना ऑरिजिन, और सातवां हो जाता है अपना रेसिडेंस। तो लिख लेंगे कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग 7 पॉइंट्स। ठीक है, तो नो के बाद आपने लिखना है डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ 7 पॉइंट्स, इन 7 बातों के आधार पर जो है किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होनी चाहिए। कौन कौन से 7 पॉइंट है, तो भाई साहब पहले तो रिलीजन, धर्म हो गया, इसके बेसिस पे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर हो गया सेक्स यानी कि लिंग, यानी कि मेल और फीमेल। फिर हो गया अपना कास्ट यानी कि जाति। उसके बाद आता है अपना रेस। फिर आता है अपना प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान। और आता है अपना एक ओरिजिन। फिर आता है अपना रेसिडेंस। ये जो 7 पॉइंट्स हैं
इन 7 पॉइंट्स के आधार पे किसी भी भारतीय नागरिक के साथ जो है किसी भी प्रकार से जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले के समय में छुआछूत चलता था कि जो छोटे जाति के लोग थे वो बड़े जाति के लोगों को नहीं छूते थे। मानना था कि बड़ा जो जाति है वो श्रेष्ठ है, छोटे जाति के छूने से क्या होता है कि वो अछूत हो जाता है, छूत हो जाता है। तो पहले के समय में ये सारी चीज़ें चलती थी, बट जब संविधान आया अपना तो हमने जो है ये सारी चीज़ें बाहर निकाल फेंकी, इन चीज़ों को खदेड़ डाला कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो भारत के नागरिक हैं उनके साथ जो है किसी भी प्रकार से कुछ 7 पॉइंट्स हैं उनके बेसिस पे भेदभाव नहीं हो सकती। पहला पॉइंट अपना कहता है कि धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है कि भाई साहब लिंग के आधार पर नहीं होना चाहिए। तीसरा कहता है जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। पांचवा कहता है रेस के आधार पर नहीं होना चाहिए। छठा कहता है जन्म स्थान पर नहीं होना चाहिए। छठा कहता है फिर ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए। और जो है सातवां कहता है अपना किस पे नहीं होना चाहिए, तो रेसिडेंस पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसकी जो है दूसरी सब क्लाउज देखते हैं 16(3). 16 की 3 नंबर सब क्लाउजेस क्या कहती है 16(3) कि जो राज्य है द स्टेट यानी कि राज्य, वो क्या कर सकता है कि जो रेसिडेंस है उसको जो है किसी कंडीशन के आधार पे, कि जो रेसिडेंस है और जो राज्य है, राज्य क्या करता है कि आप लोग देखते होंगे कि कोई ऐसे भी गवर्नमेंट जॉब वाले एप्लीकेशंस आ जाते हैं, वैकेंसीज आ जाते हैं जहाँ पे कंडीशन ये डाल दी जाती है कि आप जो है उस जगह के मूल निवासी होने चाहिए, उस राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, तो उस स्टेट के फंडामेंटल रेसिडेंस होने चाहिए, तो कंडीशन डाल देता है। तो अपनी जो 16(3) कहती है वो यही कहती है। हमने अभी ये देखा ना, ओरिजिन या फिर रेसिडेंस या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, तो 16(3) इसकी जो एक्सेप्शन हो जाती है थोड़ी सब क्लाउसेस में, कि जो स्टेट है, लिख लेंगे द स्टेट कैन इम्पोज क्या इम्पोज कर सकती है कि अगर गवर्नमेंट वैकेंसी आई है तो जिस स्टेट में आई है वहाँ के मूल निवासी होने चाहिए। कैन इम्पोज रेसिडेंस, निवासी होने का, रेसिडेंस कंडीशन, निवासी होने का कंडीशन लगा सकती है फॉर गवर्नमेंट जॉब इन इट्स स्टेट, उनके राज्य के मूल निवासी होने ही चाहिए। नहीं तो आपको या तो जनरल के कैटेगरी में फॉर्म भरी जाएगी, या फिर हो सकता है कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, या फिर हो सकता है कि आप फॉर्म ही नहीं भर पाओगे। जैसे एक होता है हरियाणा में क्या होता है कि कुछ फॉर्म्स ऐसे भी हैं जिसको भरने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे फैमिली कार्ड की डिमांड करी जाती है, फैमिली कार्ड की, और फैमिली कार्ड हरियाणा में बनाए जाते हैं। अगर आपके पास वो फैमिली कार्ड बनी नहीं है, आप हरियाणा के निवासी हैं ही नहीं, तो आपके फैमिली कार्ड तो बनने से रहे। अब आपके फैमिली कार्ड बनेंगे ही नहीं तो आप हरियाणा के फॉर्म भर ही नहीं सकते। तो ये हो गई हरियाणा की कंडीशन। और ये जो हरियाणा में जो ये गवर्नमेंट जॉब आई है, वैकेंसी आई है, ये किसके बेसिस पे आया, किसको एक्सेप्शन में रख के, तो वो ये आर्टिकल नंबर 16(3) को कंसिडर करते हुए वैकेंसी रिलीज करी गई है। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि द स्टेट कैन इम्पोज रेसिडेंस कंडीशन फॉर गवर्नमेंट जॉब इन इट्स स्टेट। ये बताया गया हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 16 के तीसरे सब क्लाउज में। अच्छा, 16 के चौथा सब क्लाउज की अगर बात करें 16(4) की, तो इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट जॉब में जो है, जो सरकारी नौकरी है उसमें रिजर्वेशन की बात करी गई है। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, कि जो सरकारी नौकरी है उसमें जो है आरक्षण की बात कही गई है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब।
आरक्षण की बात करी गई है सरकारी नौकरी में। अच्छा, इसमें भी देखिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। अगर बात करें डिस्क्रिमिनेशन की तो कुछ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नेगेटिव मतलब नकारात्मक रूप से बताई गई है, कुछ पॉजिटिव या अफर्मेटिव तरह से भी बताई गई है। इसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन बताया गया है। आप पहले लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, फिर हम जो इसको आगे डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन क्रिमिनेशन कितने टाइप के? तो 2 टाइप के। एक तो आ जाएगा अपना नेगेटिव और दूसरा आ जाएगा अपना पॉजिटिव या फिर जो है अफर्मेटिव नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव या फिर जो है पॉजिटिव। रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी में जो है आरक्षण की बात करता है 16वें आर्टिकल का 4th सब क्लाउज में। 16वें आर्टिकल के 4th सब क्लाउज में जो है इसकी बात करता है। अच्छा, ये जो रिजर्वेशन की बात है, हम अगर देखें कि जो बैकवर्ड कैंडिडेट है, बैकवर्ड क्लास के जो पीपल है, उनकी जो सोसाइटी है, उनको अनएडिक्वेट रूप से जो रिप्रेजेंटेशन दी जाती है गवर्नमेंट जॉब में, उनको रिजर्वेशन दी जाती है। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी हो गई। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, हम देख रहे थे किसको? हम देख रहे थे मेजरली रिजर्वेशन को। किस में देख रहे थे? तो गवर्नमेंट जॉब में देख रहे थे। तो रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी में जो है आरक्षण को हम देख रहे थे। अच्छा, हमारी जो पहले थी रिजर्वेशन की बात करें कि अपनी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी, मूल संविधान था, उसमें किस तरह से रिजर्वेशन दी गई थी। अगर बात करें कि रिजर्वेशन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जो है मूल संविधान जो था, उसमें किस प्रकार से जो है आरक्षण दिया गया था कि वहाँ पे क्या था ना कि अभी हमने पढ़ा अपनी पिछली 15 के 6 में कि 103वां संविधान संशोधन के तहत जो है 2019 के तहत जो है EWS एक्सट्रीम वीकर सेक्शन वाले जो कैंडिडेट थे उनको 10% की रिजर्वेशन। तो ये भी हम इसमें भी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए देखिए, जो अभी सरकारी नौकरी में SC और ST वाले को जो भर भर के जो रिजर्वेशंस दी जा रही है, तो SC वाले को दी गई थी मूल संविधान में 15% और जो है ST वालों को दी गई थी 7%। तो टोटल यहाँ पे हो गए 22.5%। टोटल हो गए यहाँ पे 22.5% की। तो ठीक है, पर क्या हुआ था कि उसमें उस समय बोला गया था कि हम जो है मैक्सिमम 50% की ही जो है ये रिजर्वेशन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा जो है रिजर्वेशन एक्सीड नहीं करने चाहिए। 50% तक जो आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो ठीक है भाई, हम कैलकुलेट करते हैं। अभी जो है अपनी 22.5% हो चुका है। अभी जो है अपने 22.5% जो है हो चुका है। अब देखिए होता क्या है, कहानी क्या बनता है। अपनी एक केस फाइल होती है, एक चलता है। अब हम उसको थोड़ा आर्टिकल नंबर 340 से रिलेट करते हैं। 340 में क्या बताया गया? तो कि जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास, यानी कि बैकवर्डनेस स्टडी, बैकवर्ड OBC वाले जो कैंडिडेट थे, अगर वो बैकवर्डनेस है मतलब वो पिछड़ा जाति के हैं, अगर उनकी पढ़ाई की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आती है, जॉब की बात आती है, तो इनके लिए जो है एक कमीशन आई थी, बाबा कालेकर कमीशन। 1953 की यह कमीशन है। कब की है? बाबा कालेकर कमीशन आई थी। कब की यह कमीशन है? अगर बात करें तो ये है 1953 की कमीशन। कब की? तो यह है 1953 की कमीशन। और ये जो कमीशन है, इनकी रिपोर्ट की अगर बात करें तो इनकी रिपोर्ट आई थी 1955 में। कमीशन 1953 की है, रिपोर्ट आई 1955 में, बाबा कालेकर कमीशन वाली। अच्छा, इसी समय क्या हुआ कि दूसरा एक कमीशन भी चल रही थी, दूसरा कमीशन भी हुई उसके बाद। तो सेकेंड कमीशन लिख लेंगे इसके लिए जो है, दूसरा कमीशन भी हुआ तो सेकेंड कमीशन लिख लेंगे। सेकेंड कमीशन था BP मंडल का, BP मंडल जी का, मंडल का कमंडल, ठीक है, BP मंडल जी का
कमीशन था बीपी मंडल जी का, और इनकी जो है कमीशन थी 1980 की, और रिपोर्ट आई थी 1980 में। तो ये थी एक कमीशन। इसके ये जो थी, ये जो कमीशन थी 1980 की, इसको लागू कब करा गया? तो ये इन्फोर्स्ड हुआ था, लागू करा गया था 1990 एडी में। 1980 की कमीशन थी बीपी मंडल की, हालांकि इसको 1990 में जो है लागू कर दिया गया वीपी सिंह सावरकर के द्वारा, वीपी सिंह सावरकर के द्वारा जो इनको लागू कर दिया गया था। अच्छा, इसमें बात क्या हुई? ये कमीशन दो तो आई, बात क्या हुई, मेन मोटिव क्या थे? तो देखिए, इनिशियली जो है हमने क्या बताया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं हो सकते, नहीं दे सकते। तो यहाँ तक तो अपने साढ़े 22% हो चुके थे। इसको लिख लेते हैं। एससी को कितने मिले? 15% की। एसटी को कितने मिले? 7% की। अब इन दोनों कमीशन के बाद क्या हुआ कि जो अपने ओबीसी वाले थे उसको मिली थी 49.5%, अदर बैकवर्ड 27%, उसको मिले थे 27%। अब जब ये तीनों को जोड़ोगे तब आपको आएंगे 49.5% की। और अपनी कंडीशन क्या कहती थी? कंडीशन कहती थी कि आप जो है 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, 50% से ज़्यादा जो है रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण जो है एक्सीड नहीं कर सकते। अपनी कंडीशन ये रहेगी, ठीक है। तो जो आर्टिकल नंबर 16 कहता है उसमें कहता है कि एससी को जो है 15% की आरक्षण, एसटी को है 7% की आरक्षण, और ओबीसी को जो है 27% की आरक्षण मिली, जिसको जो है कुल मिला करके बने अपने 49.5%, 49.5%। एसटी को जो मिला था 7.5% मिला था, जिसकी वजह से 49.5% आया। ओके, तो उसके वजह से जो है 49.5% आया था। अच्छा, ये हो गई। 50% तो एक्सीड नहीं हुआ, 50% तो एक्सीड नहीं हुआ। तो ये जो मैटर है, ये मैटर अभी देखिए, ये जो मैटर है पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट ने ही निर्णय दिया कि 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अब इस मैटर को कहाँ ले जाएंगे हम? सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर गई थी सुप्रीम कोर्ट। अभी केस कौन सा चल रहा था? तो इंदिरा साहनी की केस चल रही थी 1952 की। इसी केस पे विवाद हुआ और ये रूल लागू हुई थी। तो ये मैटर कहाँ जाएगा? मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। मैटर कहाँ जाएगा? मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट गया। किसके रिगार्डिंग ये चल रही थी? तो रिगार्डिंग इंदिरा सैनी केस के रिगार्डिंग चल रही थी। इंदिरा सैनी केस चल रही थी 1952 की। 1952 की इंदिरा साहनी की केस चल रही थी, इसके रिगार्डिंग बात चल रही थी, ठीक है। तो इंदिरा साहनी केस के रिगार्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको मद्देनजर रखते हुए, कंसीडर करते हुए अपना डिसीजन दिया। डिसीजन क्या था? इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, और डिसीजन क्या था कि आप जो है 50% तक की आरक्षण दे सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर आप जो आरक्षण नहीं दे सकते। हाँ, मतलब कुछ एक्सेप्शंस हैं, किसी स्पेशल केस में अगर वैसा कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वैसा कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो उस समय जो है 50% को थोड़ा ऊपर बढ़ा सकते हैं, पर हमेशा नहीं कर सकते। तो पहला लिखेंगे कि कोर्ट का क्या डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, कि द रिजर्वेशन लिमिट शुड नॉट इंक्रीज मोर देन 50%, ठीक है। तो लिखेंगे द रिजर्वेशन लिमिट, आरक्षण सीमा शुड नॉट इंक्रीज, शुड नॉट इंक्रीज लिखो या फिर एक्सीड लिखो, एक्सीड लिख लो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक्सीड 50%। जो आरक्षण सीमा है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस,
किसी जो है स्पेशल कंडीशन में वैसी सिचुएशन आती है, उस केस में क्या होगा, इट में एक्सीड इसको जो है बढ़ाया जा सकता है, 50% से ऊपर किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। जब तक ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस वैसा कुछ बात ना आ जाए तब तक यह 50% पे लॉक्ड है, इससे ऊपर नहीं ले जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल टू गो बियॉन्ड 50% अनटिल देयर इज एनी स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो इसको 50% से ज़्यादा नहीं ले जाया जा सकता। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट क्या थी इनकी, कि जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, अभी दो लोग हैं, एक तो एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर वाले, एक तो सीएल क्रीमी लेयर वाले। तो जो क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट जो हैं उनको जो है आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर कैंडिडेट शुड नॉट गेट रिजर्वेशन। ठीक है, तो क्रीमी लेयर कि जो क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट है, क्रीमी लेयर कैंडिडेट शुड नॉट गेट रिजर्वेशन, कि जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं उनको आरक्षण नहीं मिलनी चाहिए। और एक स्टेटमेंट इनकी और थी सुप्रीम कोर्ट की, इंदिरा साहनी जी के केस में जो चली थी 1992 में आरक्षण के लिए। तो कोर्ट ने एक और फैसला दिया, एक और स्टेटमेंट है उनकी, कि जो रिजर्वेशन है उनको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, खारिज कर दी जाएगी अगर इकोनॉमिक बेसिस पे लिया जाता है, यानी कि आर्थिक बेसिस पे लिया जाता है। तो रिजर्वेशन रिजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक बेसिस। ठीक है, रिजर्वेशन रिजेक्टेड ऑन इकोनॉमिक बेसिस, कि अगर जो है आर्थिक मुद्दों पे, आर्थिक विचार पे, आर्थिक बेसिस पे अगर रिजर्वेशन ली गई है तो उस रिजर्वेशन को, उस आरक्षण को जो है खारिज कर दी जाएगी, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की 3 डिसीजन थी। कितने पे लॉक करा सुप्रीम कोर्ट ने, तो जो आरक्षण को जो है सुप्रीम कोर्ट ने 50% पे लॉक कर दी, 50% पे लॉक कर दी। हालांकि एक स्टेटमेंट इन्होंने और कही थी कि अगर कोई सर्कमस्टेंसेस आती है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कोई वैसी मुद्दा बनती है, वैसा मुद्दा खड़ा होता है, वैसा मामला आ जाता है जहाँ पे बढ़ाने ही पड़ेंगे, तो उस केस में जो है 50% को थोड़ी बहुत अप डाउन कर सकते हैं, हालांकि हमेशा नहीं हो सकती। और जो क्रीमी लेयर वाले कैंडिडेट हैं उनको तो आरक्षण बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर आरक्षण जो है आर्थिक मुद्दे पे ली गई है, आर्थिक बेसिस पे, इकोनॉमिक बेसिस पे, तो वो जो आरक्षण मिली है वो रद्द कर दी जाएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, ये थी अपनी 16 की जो केस थी इंदिरा साहनी वाली, उनकी केस का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, अब एक नोट में लिख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कि जो SC ST वाले, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वाले, ये जो 2 कास्ट हैं SC ST, इनकी सब क्लासिफिकेशन के लिए सजेस्ट करी थी, सलाह दी थी। और क्या हुआ कि तेलंगाना है, ये एक ऐसा राज्य बन गया और पहला ऐसा राज्य बन गया जो इस सजेशन को इम्प्लीमेंट करी थी। तो नोट में लिख लेंगे, नोट, द सुप्रीम कोर्ट suggested sub classification, the Supreme Court suggested sub classification in SC and ST, SC और ST में सब क्लासिफिकेशन सजेस्ट करे थे। एंड तेलंगाना पहला ऐसा राज्य बना था। तेलंगाना became the first state to implement it,
जो सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दी थी, सलाह दिया था कि SC ST की क्लासिफिकेशन करो, उसमें क्लासिफिकेशंस करो, सब क्लासिफिकेशंस करो, उसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करने वाला तेलंगाना पहला राज्य बना था। क्या? तो तेलंगाना जो है पहला राज्य बना था। इसके डिसीजन, इसकी जो सुझाव थी उस पर खरा उतरने वाला, उनको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बना था। ओके, तो ये थी अपनी आर्टिकल नंबर 16। उम्मीद है, आशा है कि आपको आर्टिकल नंबर 16 भी समझ में आया होगा कि आर्टिकल नंबर 16 क्या कह रहा था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपनी आर्टिकल नंबर 17 की तरफ। आर्टिकल नंबर 17 की तरफ की जो 17 जो आर्टिकल नंबर, वो क्या कहता है अपने को। आर्टिकल नंबर 17 हेडिंग डाल लेंगे, आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत का अंत। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का अंत। अबॉलिशन मतलब अंत होता है, समाप्त होता है। ठीक है, तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत। अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत। जैसे पहले के समय में करते थे कि अपर क्लास वाले जो लोग थे वो लोअर क्लास वाले लोगों को जो है क्या करते थे, छूते नहीं थे, या ये जो है लोअर क्लास वाले लोगों को अपर क्लास वाले लोग छूने नहीं देते थे, बोलते थे छुआछूत है, हम छू जाएंगे, ठीक है, हमें जो है पाप लगेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें पहले के समय में चलती थी। हालांकि जब से ये चीज़ आई, संविधान आया, इसको हटा दिया गया आर्टिकल नंबर 17 के तहत, इसको समाप्त कर दी गई, छुआछूत का जो है अंत कर दिया गया। इसमें सबसे पहले जो है एक नोट लिख लेंगे आप लोग, इसमें सबसे पहले एक जो है नोट लिख लेंगे, और नोट किस विषय में है तो सबसे पहले वो समझ लीजिए, फिर लिख लीजिएगा। तो नोट्स आपकी इस क्या रहेगी कि जो अपनी भाग 3 है, जिसे भारतीय संविधान का मेघना काटा कहा गया है, और जिसमें मेंशन है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, ये जो है निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, निरपेक्ष नहीं है। अगर निरपेक्ष होता तो वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता। तो जो अपनी संविधान का भाग 3 है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, जिसे मेघना काटा कहा गया है, ये जो है निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है जगह जगह पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, ज़रूरत जो है, ज़रूरत वाली जो है कुछ ज़रूरतें ऐसी है, उस पर प्रतिशोध जो है वो प्रतिरोध जो है वो लगाई गई है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जरूरी प्रतिरोध जो है उसे लगाया गया है। तो ये चीज़ें है, लिख लेंगे कि पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, भारतीय संविधान के भाग 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mentions fundamental right, मतलब जो है मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, which are not absolute, वो निरपेक्ष नहीं है, which are not absolute मतलब होता है निरपेक्ष, वो निरपेक्ष जो है नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जगह जगह पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन देम, वहाँ पर जो है जगह जगह जो है ज़रूरत के हिसाब से रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध जो है लगाए गए हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसलिए जो है भाग 3
जो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है भारत का संविधान, वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष जो है नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, आर्टिकल नंबर 17 के बारे में। सॉरी दोस्तों, देखिए इसमें क्या होता है कि जो अट्रॉसिटी है, टू स्टॉप अट्रॉसिटी, जो छुआछूत की जो चीज़ें चल रही थी उसको ख़त्म करने के लिए SC ST जो निम्न जाति वाले हैं, SC ST कम्युनिटी वाले, जिसको निम्न जाति बोला गया है SC ST, तो इसकी जो अट्रॉसिटी है इसको ख़त्म करने के लिए क्या करा गया कि इन कम्युनिटी के लिए एक SC ST अट्रॉसिटी वाली एक एक्ट लाई गई। इनकी एक प्रिवेंशन की जो है, इनकी एक प्रिवेंशन की क्या करा, प्रिवेंशन के लिए क्या कराई गई, हटाने के लिए क्या करा गया, इसको अबॉलिश करने के लिए क्या करा गया कि एक अधिनियम लाया गया, और वो लाई गई थी 1989 में। 1989 में इसे पास कर दी गई थी, सॉरी 1989 में इसे पास कर दी गई थी। और क्या हुआ कि यहाँ से जो है अनटचेबिलिटी का अंत हो गया। तो लिख लेंगे कि टू स्टॉप अट्रोसिटी ऑन SC ST कम्युनिटी, SC ST अट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1984 वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। तो SC ST की जो अट्रोसिटी है इनको रोकने के लिए, इस पे जो है प्रतिरोध लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए क्या हुआ कि इस कम्युनिटी के लिए एक SC ST जो है अट्रोसिटी प्रिवेंशन अधिनियम आया, जिससे जो है अधिनियम आया SC ST प्रिवेंशन, SC ST अट्रोसिटी प्रिवेंशन अधिनियम आया, जो आया था 1989 में, और इसे जो है पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दी जाती है, मंजूरी दे दी जाती है। तो लिखेंगे टू स्टॉप अट्रोसिटी ऑन SC ST कम्युनिटी, टू स्टॉप अट्रोसिटी, अट्रोसिटी ऑन SC ST कम्युनिटी। तो SC ST कम्युनिटी पे जो है, SC ST कम्युनिटी पे जो है अट्रोसिटीज़ थी उसको ख़त्म करने के लिए क्या करा गया कि SC ST अट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट लाया गया। कब लाया गया था? तो 1989 AD में लाया गया था। टू स्टॉप अट्रोसिटी ऑन SC ST कम्युनिटी, SC ST अट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 1819 लाया गया था, जिसे क्या करा गया, पास कर दी गई, वॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट, बाय द पार्लियामेंट। तो संसद के द्वारा जो है इस बिल को पास कर दिया गया था। ठीक है, इसे जो है पास कर दिया गया इस अधिनियम को। और क्या हुआ कि अनटचेबिलिटी का अंत हो गया, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो है अंत हो गया। अब अगर छुआछूत करते हुए किसी भी प्रकार के से किसी भी नागरिक के साथ अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ठीक है, तो अपनी जो संविधान की अनुच्छेद नंबर 17 यही कहता है कि जो छुआछूत का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कैसे हुई थी? तो SC ST अट्रोसिटी, जो SC ST कम्युनिटी के लिए SC ST अट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट आया था, अधिनियम आया था 1989 में, जिसे पार्लियामेंट के द्वारा जो है पास कर दी जाती है। ओके, तो ये थी। अच्छा, अब लिखिए आर्टिकल नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 18। अनुच्छेद नंबर 18 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 18, आर्टिकल नंबर 18 कहता है कि उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल, उपाधियों का अंत के बारे में बताता है आर्टिकल नंबर अपना 18, उपाधियों का अंत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, महाराजा धीराज, जैसे उपाधि लगाते थे ना, टाइटल लगाते थे, महाराजा धीराज या फिर सुल्तान ETC, ये सारे जो उपाधियां हैं इनको ख़त्म कर दी गई। ठीक है,
इनको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, हटा दिया गया, कोई भी टाइटल नहीं लगाएगा। पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ना है तो पढ़ने में मज़ा कहाँ है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है, तो डिफेंस में है और एजुकेशन में, डिफेंस और एजुकेशन में एक्सेप्शन है, ठीक है। तो डिफेंस की अगर बात करें, डिफेंस की अगर बात करें, आर्मी की एंड एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन है। डिफेंस यानी कि आर्मी, अगर कोई लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे अपॉइंटेड है, वहाँ काम कर रहा है, वहाँ सर्विस दे रहा है, भारत की सुरक्षा कर रहा है उस पोस्ट पे, अगर वो सिक्योरिटी दे रहे हैं हमें, सुरक्षित रख रहे हैं हमें दुश्मनों से, तो जो लेफ्टिनेंट है या कर्नल है, वो लोग जो है ये टाइटल लगा सकते हैं कि लेफ्टिनेंट वॉट एवर इट इज़, कर्नल हुम एवर इट इज़, ठीक। तो कुछ ऐसे, या मेजर हुम एवर इट इज़, तो ये लोग जो अपनी टाइटल लगा सकते हैं पोस्ट के अनुसार। अच्छा, अब जैसे एजुकेशन हो गई, किसी ने क्या करी, पीएचडी कर ली, तो वो डॉक्टर लगाने शुरू कर देते, डॉक्टर हुम एवर इट इज़, ठीक है, प्रोफेसर हुम एवर इट इज़। तो एजुकेशन और डिफेंस के मामले में जो है ये एक्सेप्शन है, बाकी किसी भी प्रकार से जो है आप टाइटल नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उपाधि जो है अपने नाम में नहीं यूज कर सकते, इसको अंत कर दिया गया, इसे ख़त्म कर दी गई है आर्टिकल नंबर 18 के तहत। अच्छा, नोट में लिख लेंगे आप लोग, इसके नोट में, कि एक डिबेट हुआ था जब क्या कहा गया था कि जो अपने पद्म अवार्ड थे सबके सब, उसको जो है बंद करा दी गई थी, ये कहते हुए कि ये हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 18 का उल्लंघन करता है। हालांकि इसे बाद में चालू कर दिया गया, तो उसी के बारे में है। हुआ क्या था कि जो भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक उपाधि स्टार्ट करी थी, पद्म अवार्ड, 1954 में, ठीक है। 1954 में जो भारत सरकार ने एक उपाधि स्टार्ट करी थी, अवार्ड स्टार्ट करा थे 1954 में, उनको क्या करा कि जनता पार्टी वाले गवर्नमेंट ने क्या करी, उसको डिसकंटिन्यू कर दी 1977 में, ये कहते हुए कि ये जो है अपने संविधान के भाग 18 का उल्लंघन कर रहा है, हम उपाधि यूज कर रहे हैं, हम जो पद्म जो है ये उपाधि है। तो ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। बट हुआ क्या कि पद्म जो है अवार्ड जो है, पद्म अवार्ड जो है, उसको जो है वापस से शुरू कर दी गई इंदिरा गांधी के सरकार के समय में। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा जो इसको चालू कर दी गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे थे कि पद्म जो है एक अवार्ड है, ना कि उपाधि। सो पद्म अवार्ड जो है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और इसको अब कंटिन्यू, ये जो है अब कंटिन्यू है। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन थी कि जो पद्म अवार्ड है वो जो है एक उपाधि नहीं है, वो जो है एक अवार्ड है। ये अवार्ड वीरों को मिलती है, ठीक है। तो ये अवार्ड है, ये टाइटल नहीं है। तो ये किसी भी प्रकार से हमारे संविधान के भाग 18 का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो ये डिसीजन दी थी, ये डिसीजन दी थी, एक केस आया था बालाजी राघवन केस। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में, कि बालाजी राघवन केस लिख दे और ऑप्शन में दे दे आर्टिकल 17, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, तो आपने टिक करने आर्टिकल 18। एंड ऑफ टाइटल की बात कर रहा है, इससे रिलेटेड है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिसीजन दी थी कि जो पद्म है वो एक प्रकार से अवार्ड है, पुरस्कार है, ना कि टाइटल है, ना कि उपाधि है। तो ये किसी भी प्रकार से हमारे संविधान के भाग 18 का उल्लंघन नहीं करता है, हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द पद्म अवार्ड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड पद्म अवार्ड,
भारत सरकार ने पद्म अवार्ड की शुरुआत करी थी। कब? तो पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 AD में। ठीक है, भारत सरकार ने एक पद्म अवार्ड की शुरुआत करी थी 1954 में। ठीक है, 1954 में भारत सरकार ने पद्म अवार्ड की शुरुआत करी थी। बट क्या हुआ? बट जनता पार्टी डिसकंटिन्यूड पद्म अवार्ड। जनता पार्टी ने जो है पद्म अवार्ड को जो है स्थगित कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दी। कब? इन 1977 1977 AD में। क्या कहते हुए? स्टेटिंग दैट, ये कहते हुए स्टेटिंग दैट पद्म अवार्ड वायलेटिंग आर्टिकल 18। पद्म जो है ये कहते हुए बंद कर दे कि पद्म अवार्ड जो है अनुच्छेद 18 का उल्लंघन करता है। पद्म अवार्ड वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 18 नंबर की जो अनुच्छेद है भारत के संविधान के भाग 3 का, जो एंड ऑफ टाइटल की बात करता है, उसका उल्लंघन करता है। और ये कहते हुए जनता पार्टी वाले सरकार ने क्या करी कि इनको 1977 में डिसकंटिन्यू कर दी थी, जो पद्म अवार्ड भारत सरकार ने 1954 में शुरू करे थे। हालांकि बाद में क्या हुआ कि पद्म अवार्ड को रीस्टोर करा गया, रीस्टार्ट करा गया। ठीक है, पद्म, एक लाइन छोड़ के ही लिखो, पद्म अवार्ड वॉज रीस्टार्टेड। पद्म अवार्ड को जो है रीस्टार्ट कर दी गई, रीस्टार्टेड। पद्म अवार्ड वॉज रीस्टार्टेड किसके द्वारा? बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई थी तो इन्होंने जो है पद्म अवार्ड को वापस से शुरू करवा दिया। क्या करवा दी? वापस से शुरू करवा दी पद्म अवार्ड को। ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी डिक्लेरेशन दी, सेड, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट पद्म इज एन अवार्ड। पद्म जो है एक प्रकार का पुरस्कार है, नॉट अ टाइटल। ये एक उपाधि नहीं है, ये एक पुरस्कार है। सो पद्म इज नॉट एट ऑल वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 18। तो पद्म जो है किसी भी प्रकार से अनुच्छेद नंबर 18 का उल्लंघन नहीं करता। सो पद्म इज नॉट वायलेटिंग आर्टिकल नंबर 18। जो पद्म जो है ये किसी भी प्रकार से अनुच्छेद नंबर 18 का उल्लंघन नहीं करता। और ये केस किसकी थी अगर बात करें तो ये केस थी बालाजी राघवन जी का। बालाजी राघवन जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। ठीक है, तो बालाजी राघवन जी का केस था ये, जिसके बाद जो है ये चीज़ें हमारी जो पद्म अवार्ड है, पद्म पुरस्कार है जो डिफेंस में दी जाती है, इसको वापस से शुरू कर दी गई। इंदिरा गांधी जी की जब सरकार आई थी तब इसे चालू करा गया था 1954 में भारत सरकार के द्वारा। 1977 में जो है जनता पार्टी की जो सरकार बनी उन्होंने इसको बंद कर दिया गया। उनको वो जो है ये बंद कर दिया है पद्म अवार्ड को, ये कहते हुए कि पद्म अवार्ड जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन कर रहा है, और ये कहते हुए बंद कर दिया। हालांकि बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आई तो उन्होंने जो है पद्म अवार्ड को जो है पुरस्कार को फिर से शुरू कर दी। और बालाजी राघवन केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो पद्म अवार्ड है, पद्म पुरस्कार है, ये एक अवार्ड है, ना कि किसी भी प्रकार से कोई टाइटल यानी कि उपाधि है। तो जो पद्म अवार्ड है, पद्म पुरस्कार है, ये किसी भी प्रकार से अनुच्छेद नंबर जो है 18 भारत के संविधान का, जो कि एंड ऑफ टाइटल की बात कर रहा है, उपाधियों का अंत, उसका उल्लंघन जो है नहीं करता है।
ठीक है, ये केस थी बालाजी राघवन की। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज की टॉपिक अपनी आर्टिकल नंबर 16, 17 और 18। तो अपनी जो है पहला जो राइट था, राइट टू इक्वालिटी, वो हो गई यहाँ पे ख़त्म। राइट टू इक्वालिटी जो टॉपिक थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट तीसरे की, भाग तीसरे की, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 नंबर आर्टिकल तक आज हो गया कंप्लीट अपनी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए और अगर आपको हमारे क्लियर करने का तरीका समझ में आ रहा है, आप लोगों को, आपको जो आपकी कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर हो रही है एक भी पोर्शन, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और अगले क्लासेस में हम जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी जो मौलिक अधिकार का दूसरा अधिकार, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें अनुच्छेद जो है 19 से 22 तक पढ़ेंगे। 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद उसमें भी है, तो उसमें ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू दोस्तों, लव यू।